नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आपने पढ़ा था केंचुए की देह भित्ति। कहां तक पढ़ा था आपने? केंचुए की देह भित्ति। तो केंचुआ जो होता है उसकी शरीर की दीवार, जैसे ये केंचुए का शरीर है, ये केंचुए का शरीर है। तो केंचुए के ये शरीर की जो दीवार है ये कितने परतों की बनी हुई है वो हमें इस वीडियो में देखना है। केंचुए के शरीर की दीवार कितनी भित्तियों की बनी हुई है ये हमें इस वीडियो में देखना है। तो आपको बता दें कि केंचुए के शरीर में देखिए ये स्तर है। केंचुए के शरीर में कौन कौन से स्तर है वो आप देखिए। सबसे बाहरी बाहर केंचुए में एक परत होती है जिसका नाम है क्यूटिकल। ये जो परत आपको दिख रही है इसका नाम है क्यूटिकल। क्यूटिकल केंचुए के शरीर के ऊपर एक परत है, और आप यदि नरम केंचुए को ऐसे चमड़ी को रगड़े ना तो वो क्यूटिकल आपको ऐसे बाट की तरह से उतरती हुई दिखाई देगी। जैसे कोई परत उतर रही है ना झिल्ली के जैसी, वैसे आपको झिल्ली जैसी परत उतरती हुई दिखाई देगी, और उस झिल्ली जैसी परत का नाम ही होता है क्यूटिकल। तो पहली परत है क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद में जो दूसरी परत है उसका नाम है एपिडर्मिस। ये देखिए लंबी लंबी आपको कोशिकाएं दिख रही है, ये आपको लंबी लंबी कोशिकाएं दिख रही है इस प्रकार से। इस परत का नाम है एपिडर्मिस या अधिचर्म। इस परत का नाम है एपिडर्मिस या अधिचर्म, ये दूसरी परत है। इसमें आप देख रहे हो लंबी लंबी कोशिकाएं हैं, ठीक है। तीसरी जो परत है वो है पेशी स्तर। तीसरी जो परत है उसका नाम है पेशी स्तर। और पेशी स्तर में एक तो है वर्तुल पेशी स्तर, और कईयों में अलग हम क्रम बढ़ाए तो चौथा है अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। देखिए ये मान लीजिए लंबा केंचुआ है, इसके शरीर में ऐसे वृत्ताकार जो पेशियों का स्तर है जो पूरे शरीर में रिंग की तरह से है। कैसा है? जो वृत्ताकार पेशियों का स्तर है जो रिंग जैसा दिखता है, जैसे चूड़ियां पहना दी इसको चारों ओर से, उस पेशी स्तर का नाम है वर्तुल पेशी स्तर। ये जो आपको पेशी स्तर दिख रहा है इसका नाम है सर्कुलर मसल्स या वर्तुल पेशी स्तर। यदि ये वर्तुल पेशी स्तर सिकुड़ेगा, मान लीजिए ये पेशी है ये सिकुड़ गई तो केंचुआ क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। केंचुआ लंबा और पतला हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये केंचुआ है, अब इसके चारों रिंग बांध दी हमने और वो रिंग सारी सिकुड़ गई, तो वो केंचुए को क्या कर देगी? पतला कर देगी और लंबा कर देगी। तो तीसरा जो पेशी स्तर है जिसका नाम है वर्तुल पेशी स्तर, यदि ये सिकुड़ता है तो केंचुआ पतला हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, पतला हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। और चौथा जो पेशी स्तर आपको ये दिख रहा है ऐसे लंबाई में है पूरे, इस पेशी स्तर का क्या नाम है? इसका नाम है नंबर 4 अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। इसका नाम है अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। इस पेशी स्तर का नाम है अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। और ये पेशी स्तर केंचुए की पूरी लंबाई में है, और ये सिकुड़ेगा तो केंचुआ कैसा हो जाएगा? भाई पूरी लंबाई में मान लो धागे धागे लगे हुए ऐसे पूरी लंबाई में, और वो सिकुड़ गए ऐसे धागे, तो केंचुआ क्या हो जाएगा? ऐसे पिचक के छोटा हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? तो वर्तुल पेशी स्तर के बाद में है अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, और इसके सिकुड़ने से केंचुआ कैसा हो जाएगा? मोटा व छोटा। मोटा व, यदि ये सिकुड़ेगा तो केंचुआ मोटा व छोटा हो जाएगा। और लास्ट जो पेशी स्तर है ये है पेशी स्तर क्या? पांचवी जो परत है उसका नाम है सिलोमिक एपिथेलियम या देहगुह्य उपकला।
स्पेसी स्तर, इस अंतिम स्तर का नाम है देहगुह्य उपकला। क्लियर? तो केंचुए के शरीर में 5 स्तर पाए जाते हैं। पहला है अधिचर क्यूटिकल। क्यूटिकल शरीर के बाहरी भाग की परत है, और इसको यदि आप रगड़ते हैं तो इसमें क्या, ये बाट की तरह से बाहर उतरती है, एकदम पतली झिल्ली जैसी परत है। नंबर 2 है अधिचरम, इसमें लंबी लंबी कोशिकाएं पाई जाती है। तीसरा है वर्तुल पेशी स्तर। यह पेशी स्तर पूरे के पूरे परिधि पर पाया जाता है, और इसके सिकुड़ने से केंचुआ पतला हो जाता है और लंबा हो जाता है। और मजे की बात बताऊं कि वर्तुल पेशी स्तर के अंदर ही, वर्तुल पेशी स्तर के अंदर ही पोरफायरिन वर्णक पाया जाता है। वर्तुल पेशी स्तर के अंदर ही पोरफायरिन वर्णक पाया जाता है, और पोरफायरिन वर्णक जो होता है, इसी की वजह से केंचुए का रंग भूरा होता है। इसी की वजह से केंचुए का रंग कैसा होता है? भूरा। तो पोरफायरिन वर्णक के कारण केंचुए का भूरा रंग, केंचुए का भूरा रंग पोरफायरिन वर्णक के कारण होता है। केंचुए का भूरा रंग किसके कारण है? पोरफायरिन वर्णक में है। और ये प्रश्न आ जाए केंचुए में पोरफायरिन वर्णक किस परत में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, वर्तुल पेशी स्तर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एक एक फैक्ट के साथ में प्रश्न जुड़ा हुआ है, एक एक फैक्ट के साथ में प्रश्न जुड़ा हुआ है। केंचुए की देह भित्ति के बाहर से भीतर क्रम है, बाहर से भीतर क्यूटिकल, एपिडर्मिस, वर्तुल पेशी स्तर, अनुदैर्घ्य पेशी स्तर और सिलोमिक एपिथेलियम। अंदर से बाहर क्रम है। अंदर से बाहर देखें तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। केंचुए के किस स्तर के सिकुड़ने से केंचुआ मोटा हो जाता है, तो अनुदैर्घ्य पेशी स्तर। और किस स्तर के सिकुड़ने से केंचुआ पतला हो जाता है? वर्तुल पेशी स्तर। और यहां पर एक प्रश्न उठता है, केंचुए का भूरा रंग होता है पोरफायरिन वर्णक के कारण। किस वर्णक के कारण? पोरफायरिन वर्णक के कारण। और ये पोरफायरिन वर्णक कहां पाया जाता है? वर्तुल पेशी स्तर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? वर्तुल पेशी स्तर में पाया जाता है। ये सब बातें अपने को ध्यान रखनी है। देखिए, प्रमुख स्तर देह भित्ति के सबसे पहले है क्यूटिकल। सबसे पहले क्या है? क्यूटिकल। दूसरा है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का बना हुआ है। इसमें ग्रंथियां भी पाई जाती है, ग्रंथिल कोशिकाएं हैं जो कुछ न कुछ स्त्रवण करती है। तीसरा है पेशी स्तर। ये 2 प्रकार का है, वर्तुल पेशी स्तर और अनुदैर्घ्य पेशी स्तर। वर्तुल पेशी स्तर निरंतर है, जो शरीर के चारों ओर है। ठीक है। इसमें पोरफायरिन वर्णक पाया जाता है। पोरफायरिन वर्णक 2 काम करता है। ये एक तो ये केंचुए में भूरे रंग के लिए उत्तरदायी है, इसके लिए भूरे रंग के लिए उत्तरदायी है। और दूसरा कार्य यह पैराबैगनी किरणों से केंचुए की सुरक्षा करता है। पैराबैगनी किरणों से केंचुए की सुरक्षा करता है। दूसरा, अनुदैर्घ्य पेशी स्तर शरीर में लगातार नहीं है, कुछ भागों में है, कुछ भागों में नहीं है। फिर देहगुह्य उपकला, ये बिल्कुल अंदर की परत है, ये झिल्लीनुमा होती है। ये कैसी होती है? झिल्लीनुमा होती है। ये मेसोडर्म से बनती है, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमेशा ही ध्यान रखना कि कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, उसके शरीर में ये बाहर देह भित्ति है और भीतर आहारनाल होती है। भीतर आहारनाल है, ठीक है। तो ये बीच में जो देह हुआ है ना, ये देह हुआ यदि वास्तविक देह हुआ है तो वो मेसोडर्म के फटने से बनी है। किसके फटने से बनी है?
मीजोड्रम के फटने से बनी है। यहाँ कई प्रश्न मैं आपके क्लियर कर रहा हूं, तो ध्यान रखना। यहां भी अंदर अंदर क्या होगी, मीजोड्रम, और यहां भी अंदर अंदर क्या होगी। तो आहारनाल का बाहरी स्तर मीजोड्रम से बना हुआ है और देह भित्ति का अंदर का स्तर किससे बना हुआ है, मीजोड्रम से। ठीक है ना। इस देह भित्ति के अंदर वाले स्तर का नाम ही तो ये देहगुह्य उपकला है। इस अंदर वाले स्तर का नाम ही है ना देहगुह्य उपकला। अरे है या नहीं है। मैं दोबारा बता दूं कि कोई भी जीव का शरीर है, उसके शरीर में ये बाहर एक्टोड्रम है, ये एंडोड्रम है, और बीच में मीजोड्रम है। ये बीच में क्या है, और जब देह भित्ति बनती है, देह गुहा बनती है, तो ये मीजोड्रम फट जाती है। तब क्या होता है, मीजोड्रम के फटने से बाहर रह गई एक्टोड्रम, अंदर रह गई एंडोड्रम, और मीजोड्रम फट गई। क्या हो गई, मीजोड्रम फट गई। फट गई तो मीजोड्रम कुछ तो एक्टोड्रम के साथ चिपकी हुई रह गई, और कुछ कहां रह गई। तो बताइए देह गुहा के चारों तरफ कौन सा स्तर होता है, मीजोड्रम ही होगा, क्योंकि मीजोड्रम के फटने से यह देह गुहा बनी है। तो देह गुहा का जो सारा स्तर है वो मीजोड्रम से बना हुआ होगा। देह भित्ति का अंदर वाला ही अंदर वाला स्तर किसका बना हुआ होगा, मीजोड्रम का। और आहारनाल का बाहरी बाहर वाला स्तर किसका बना हुआ होगा, मीजोड्रम का। ये बात आप हमेशा ही ध्यान रखना। तो यहां पे जैसा कि हमने कहा है कि वित्तीय देहगुह्य उपकला जो होती है, ये सिलोमिक मीजोड्रम भी कहते हैं। तो वास्तव में ये मीजोड्रम वाली परती है जो सबसे अंदर की परत है। समझ में आ गई बात, ठीक है। और अक्सर जीव जंतुओं में ये आहारनाल है। ये आहारनाल किससे बनी हुई है, एंडोड्रम से। किससे बनी हुई है, तो आहारनाल की उत्पत्ति अधिकांशतः एंडोड्रम से ही होती है, लेकिन हमारे कुछ अंग है जैसे यकृत है और है वो मीजोड्रम से बने हुए हैं। तो ये कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है। देह भित्ति के कार्य क्या क्या है, केंचुए की देह भित्ति के कार्य क्या क्या है। इससे पहले शायद मैं आपको सीटी नहीं बताई है, सूप। चलो पहले कार्य पढ़ लेते हैं। देह भित्ति, अब हमारे शरीर में यदि चमड़ी नहीं होगी तो हमारे शरीर का आकार निश्चित बना हुआ नहीं रहेगा। तो देह भित्ति शरीर के आकार को निश्चित आकृति आकार प्रदान करता है। ये रक्षा करता है हानिकारक जीवाणुओं से, क्योंकि देह भित्ति से बाहर म्यूकस यानी श्लेष्मा का स्त्रवण होता है। देह भित्ति से बाहर क्या होता है, म्यूकस यानी श्लेष्मा का स्त्रवण होता है, और श्लेष्मा के स्त्रवण की वजह से जीवाणुओं से रक्षा होती है। दूसरा, जो देह भित्ति है वो नम होती है, नरम होती है। देह भित्ति कैसी होती है, नम होती है, और नम होने की वजह से श्वसन में सहायता मिलती है, और सूप और पेशियां गमन में भी मदद करती है। किसमें मदद करती है, गमन करने में भी देह भित्ति मदद करती है। अब देखिए इसमें हम सूक की संरचना देखें। तो ये सूक है एस आकार का। आप देख रहे हो किस आकार का है, एस आकार का ये सूक है, ऐसे है ना। तो ये जो सूक है, ये सूक बाहर है, और सूक के नीचे एक कोशिका है जिसका नाम है फॉर्मेटिव सेल या निर्मात्री कोशिका, जिसकी वजह से जैसे हमारे नाखून लंबाई में वृद्धि करते हैं वैसे केंचुए में सूक भी वृद्धि करता है। इस कोशिका का नाम है निर्मात्री कोशिका। इस कोशिका का नाम है निर्मात्री कोशिका। अब इसके साथ में दो प्रकार की पेशियां देखिए। एक तो ये है, ये पेशियां इधर यदि खींचेगी, ऐसे खींचेगी, तो ये सूक कहां चला जाएगा, बाहर। सूक कहां चला जाएगा, बाहर। तो ये कुछ पेशियां हैं जिसका नाम है प्रोट्रैक्टर मसल। ये क्या काम करती है, सूक को बाहर निकालने का काम करती है। और ये कुछ अंदर की ओर है में पेशियां लगी हुई है जिसका नाम है रिट्रैक्टर मसल। रिट्रैक्टर मसल जब ये खींचेगी तो सूक को भी नीचे खींच लाएगी,
जब ये खींचेगी तो सूक को भी क्या करेगी, नीचे खींच लाएगी। तो सूक को भीतर खींचने का काम करती है रिट्रैक्टर मसल्स। तो प्रोट्रैक्टर बाहर निकालेगी, रिट्रैक्टर अंदर खींचेगी। समझ में आ गई बात? अब देखिए देह गुहा। मैंने आपको बताया कि इसकी जो देह गुहा है वो मीजोड्रम के फटने से बनी है। किससे बनी है? मीजोड्रम के फटने से बनी है। और जो देह गुहा मीजोड्रम के फटने से बनती है उसे हम कहते हैं वास्तविक देह गुहा। क्या कहते हैं? वास्तविक देह गुहा, जो मीजोड्रम के फटने से बनी है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और कोई चीज यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को आप दोबारा देख लो, कोई उसमें समस्या नहीं है। ठीक है ना? देखो मैं आपको पहले भी बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूं, ये जो जीव बनता है उसमें शुरू में ब्लास्टुला है। ब्लास्टुला में क्या है? बाहर एक्टोड्रम है, ये बाहर क्या है? एक्टोड्रम। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसका नाम है एक्टोड्रम। और जो अंदर आपको परत दिख रही है इसका नाम एंडोड्रम है। इस परत का क्या नाम है? एंडोड्रम। कई जीव तो ऐसे हैं जिसमें केवल ये दो ही परतें हैं। कई जीव ऐसे हैं जिनमें दो ही परतें हैं। और आपको बता दूं कि द्विस्तरीय, दो स्तरीय प्राणी कौन कौन से हैं? पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में केवल दो ही स्तर होते हैं। पोरीफेरा व सिलेंट्रेटा के जो प्राणी है उनमें दो ही स्तर हैं। कई बार बीच में मीजोग्लिया है लेकिन वो एक परत नहीं है, वो जेली जैसी परत है। बाकी सब जीवों में तीसरी परत और होती है। ये देखिए बीच में तीसरी परत और आ गई। ये जो मैं वोयलेट कलर से बना रहा हूं, ये तीसरी परत और है। और इस परत का क्या नाम है? मीजोड्रम। अब यदि ये मीजोड्रम फट जाए, क्या हो जाए? मीजोड्रम फट जाए तो क्या होगा? तो देखो ऐसा हो जाएगा यदि मीजोड्रम फट जाए तो। मीजोड्रम फट जाए तो ऐसा होगा, अंदर ये एंडोड्रम रह जाएगी। अंदर क्या रह जाएगी? एंडोड्रम। और बाहर क्या रह गई? एक्टोड्रम। अंदर मीजोड्रम, सॉरी एंडोड्रम रह गई, बाहर एक्टोड्रम रह गई। देखिए ये एक्टोड्रम है ना? और ये कौन है? ये एंडोड्रम है। और मीजोड्रम फट गई तो फटने से एक परत तो रह गई बाहर। ये देखिए मीजोड्रम फट गई, एक परत तो एक्टोड्रम के साथ चिपकी हुई रह गई और एक परत एंडोड्रम के साथ में चिपकी हुई रह गई। ये मीजोड्रम फट गई और ये बाहर और अंदर दो भागों में बंट गई। अब बीच में जो ये खाली जगह बच गई, इसी का नाम है देह गुहा। और ध्यान रखना, जिन जीवों को हम कहें इनमें वास्तविक देह गुहा है, वो हमेशा इस मीजोड्रम के फटने से ही बनती है। किससे बनती है? मीजोड्रम के विपाटन से बनती है। और वास्तविक देह गुहा हमेशा मीजोड्रम से ही घिरी हुई रहती है। वास्तविक देह गुहा किससे घिरी हुई रहती है? मीजोड्रम से घिरी हुई रहती है। समझ में आ गया? वास्तविक देह गुहा हमेशा मीजोड्रम से ही घिरी हुई रहती है। तो केंचुए के अंदर भी
सत्य देहगुहा पाई जाती है, मीजोड्रम से उत्पत्ति होती है, दो स्तर की मीजोड्रम द्वारा घिरी हुई रहती है, बाहर भी मीजोड्रम और अंदर भी मीजोड्रम। इन लाइनों का मतलब आया होगा अब आपके समझ में कि भाई केंचुए में देहगुहा मीजोड्रम से घिरी हुई है, बाहर भीतर दोनों साइड में क्या है, मीजोड्रम है। बाह्य स्तर है कायिक सिलोमिक एपिथेलियम और आंतरिक स्तर है सिलोमिक एपिथेलियम, ये ज्यादा नहीं देखना। दोनों स्तर के बीच में ये बाहर वाला जो है, ये बाहर वाला अभी आपको पढ़ाया था ना मैंने, देह भित्ति। अरे थोड़ी देर पहले अभी पिछला टॉपिक अपना देह भित्ति था, तो देह भित्ति के अंदर वाली जो परत थी वो यही तो थी, तो ये मीजोड्रम से ही बनी हुई है। इसका क्या नाम बताया था, कायिक सिलोमिक एपिथेलियम पढ़ाया था, सिलोमिक एपिथेलियम। और ये देहगुहा आहारनाल के बाहर वाली जो परत है इसका नाम है देहांगी सिलोमिक एपिथेलियम। ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, बस ये है कि दोनों साइड में मीजोड्रम है, दोनों साइड में क्या है, इतना ही आएगा पेपर में। दोनों स्तर के बीच की जगह देहगुहा कहलाती है। और मजे की बात यह है कि केंचुआ जैसे बाहर से खंडों में बंटा हुआ दिखता है, बाहर से किस में बंटा हुआ है, खंडों में, वैसे अंदर भी पट पाए जाते हैं। मतलब केंचुआ बाहर से भी खंडों में बंटा हुआ है और अंदर से भी खंडों में बंटा हुआ है। इसलिए केंचुए के इस खंडी भवन को वास्तविक खंडी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक, पट पाए जाते हैं ना, इसलिए इसको बोलेंगे वास्तविक खंडी भवन। वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। इंग्लिश में कहें तो ट्रू मेटामेरिज्म। वास्तविक खंडी भवन को इंग्लिश में कहें तो क्या है, ट्रू मेटामेरिज्म पाया जाता है। दो खंडों के बीच में पट पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अंतरखंड या पट कहते हैं। और पहले चार खंडों में ज्यादातर पट नहीं है, प्रथम पट पाए जाते हैं चौथे और पांचवें खंड के बीच में। पहले खंड कहां पाया जाएगा, चौथे और पांचवें, पहले चार खंडों में अक्सर पट नहीं है। अच्छा, 9वें और 10वें खंड में भी पट नहीं है। प्रथम पट पतले होते हैं, मोटे होते हैं, ये नहीं आता पेपर में, इसलिए आप इसके ज्यादा चक्कर में ना पड़ें। अब जो पट होते हैं उन पटों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं और सामान्यतया एक पट में 136 रंध्र होते हैं। एक पट में क्या होते हैं, 136 रंध्र पाए जाते हैं। और केंचुए के जो देहगुहा है उस देहगुहा में एक दूधिया रंग का द्रव भरा हुआ है, एक दूधिया रंग का द्रव भरा हुआ है और उस द्रव का नाम है देहगुह्य द्रव सिलोमिक फ्लूइड। क्या नाम है, देहगुह्य द्रव। और ये देहगुह्य द्रव की बात बताऊं मैं आपको, ये देहगुह्य द्रव पृष्ठीय रंध्रों से कभी कभी बाहर निकलता रहता है। जैसे हम लोग शरीर को लुब्रिकेंट बनाए रखने के लिए तेल क्रीम वगैरह लगाते हैं, वैसे केंचुए में नेचुरली ये देहगुह्य द्रव बाहर निकला हुआ रहता है और प्राकृतिक लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे उसकी चमड़ी नरम बनी हुई है। मतलब प्राकृतिक रूप से फेयर एंड लवली मिल रही है उसको, प्राकृतिक रूप से। समझ में आ रही है ना बात। जैसे हम बॉडी लोशन वगैरह लगाते हैं ना, चमड़ी हमारी नम बनी रहे, वैसे केंचुए में पृष्ठ रंध्र से द्रव निकलता रहता है, पूरे शरीर को लसलसा बनाए रखता है। ठीक है। अब देहगुह्य द्रव में 5 प्रकार की कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं के बारे में आप देखो। पांच प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहली है फेगोसाइट कोशिकाएं। फेगोसाइट कहीं भी नाम आ जाए तो समझ जाना ये भक्षकाणुक कोशिकाएं हैं, भक्षण कर लेती है। भक्षण का मतलब है ये जीवाणुओं से सुरक्षा करने का काम करती है। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि केंचुए में जीवाणुओं से सुरक्षा करवाने वाली कोशिकाएं कौन सी है, फेगोसाइट, जिसका दूसरा नाम है इलियोसाइट। फेगोसाइट या इलियोसाइट ये क्या काम करती है, जीवाणुओं से सुरक्षा करवाती है। क्या करती है, जीवाणुओं से सुरक्षा करवाती है। क्लियर। दूसरी कोशिकाएं हैं अमीबोसाइट, ये भी जीवाणु का भक्षण करने का काम करती है।
तीसरी है ल्यूकोसाइट, इनका कार्य भी ज्ञात नहीं है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरेगोजन कोशिकाएं। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं ताराकार होती है, तारे की आकृति की? क्लोरेगोजन कोशिकाएं। ये यकृत के समान कार्य करती है। किसके समान कार्य करती है? क्यों? क्योंकि ये एक तो भोजन संचय, और दूसरा उत्सर्जी पदार्थ निर्माण यानी यूरिया निर्माण। क्या आप बताएंगे कि हमारे शरीर में यूरिया बनाने का काम कौन करता है? यकृत करता है। तो यूरिया छनती कहां है? किडनी में, वृक्क में। वृक्क में यूरिया छनती है, मूत्र के रूप में बाहर उत्सर्जित होती है। और यूरिया बनती कहां है? यकृत में बनती है। तो केंचुए में क्लोरेगोजन कोशिका में यूरिया बन रही है। तो केंचुए में यकृत के समान कार्य करती है क्लोरेगोजन कोशिकाएं, यकृत के समान कार्य करती है। किसके समान कार्य करती है? यकृत के समान कार्य करती है। समझ में आ गई बात? अब देखो, एक फर्स्ट ग्रेड में यह प्रश्न आया हुआ है कि केंचुए में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो ध्यान रखना, यूरिया उत्सर्जी पदार्थ है। केंचुए का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। अब देखो, केंचुए में गमन किस प्रकार से होता है? तो केंचुए में गमन का अध्ययन किया था ग्रे और लिस्मान ने। ये कम ही आता है पेपर में। केंचुए पे अध्ययन किसने किया था? करम नारायण बहल ने किया था। उस पे प्रश्न आ सकता है। गमन का अध्ययन किसने किया? ग्रे और लिस्मान ने किया। केंचुए के शरीर में गमन के लिए मतलब टांगे नहीं है, टांगे नहीं है ना, तो टांगे नहीं है तो हम कहेंगे पार्श्व उपांग नहीं है। गमन किसकी सहायता से करता है? गमन का एक अंग है जिसका नाम है, सबसे मेन अंग है सूक। क्या नाम है? सूक की सहायता से ये जमीन में अपने सूकों को गाड़ लेगा और सूकों की सहायता से ये गमन करता है। ठीक है। अब है पेशी स्तर। पेशी स्तर से क्या होगा? पेशी स्तर से क्या होगा कि आपने पढ़ा है एक, ये जैसे केंचुआ है, इस केंचुए में ये वर्तुल पेशी स्तर है ऐसे। अब ये सिकुड़ेगा, सर्कुलर मस्कुलर लेयर, CML का मतलब है वर्तुल पेशी स्तर। ये यदि सिकुड़ेगा तो शरीर कैसा हो जाएगा? लंबा और पतला हो जाएगा। और ये है अनुदैर्ध्य पेशी स्तर जो शरीर की लंबाई में है, ऐसे है शरीर की ये यदि सिकुड़ेगा तो केंचुआ कैसा हो जाएगा? छोटा और मोटा, छोटा व मोटा। तो इनकी वजह से क्या है, केंचुआ कुछ खंडों में सिकुड़ता है, कुछ खंडों में फैलता है, कुछ खंडों में सिकुड़ता है, कुछ खंडों में फैलता है। लगातार सिकुड़ने, फैलने और सूकों को जमीन में गाड़ने की वजह से केंचुआ आगे बढ़ता है। समझ में आ रही है? लगातार सिकुड़ने, फैलने और सूकों को जमीन में गाड़ने की वजह से केंचुआ आगे बढ़ता है। इसके अलावा केंचुए के शरीर में द्रव पाया जाता है जिसे हम कहते हैं देहगुह्य द्रव। द्रव पाया जाता है जिसका क्या नाम है? देहगुह्य द्रव। अब वो देहगुह्य द्रव भी कंकाल का काम कर रहा है। देहगुह्य द्रव भी क्या काम कर रहा है? कंकाल का काम कर रहा है। इसकी वजह से भी केंचुआ गति करता है। म्यूकस, शरीर की सतह पर श्लेष्मा या म्यूकस पाई जाती है। श्लेष्मा या म्यूकस पाई जाती है जिससे केंचुआ 25 सेंटीमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से भाग सकता है। ठीक है। अब देहगुह्य द्रव का काम क्या है? देहगुह्य द्रव, जो देहगुहा में भरा हुआ द्रव है, वो एक द्रव स्थिति कंकाल का काम कर रहा है। आपको पता है केंचुए में हड्डियां नहीं है, तो वो जो देहगुह्य द्रव है वही कंकाल का कार्य कर रहा है। दूसरा, देहगुह्य द्रव पृष्ठ छिद्रों से निकलकर त्वचा को नम बनाए रखता है। पृष्ठ छिद्रों से निकलकर त्वचा को क्या करता है? नम बनाए रखता है, जिसकी वजह से केंचुआ श्वसन करता है। केंचुए में श्वसन के लिए कोई अलग से अंग नहीं है। केंचुए में
सांस लेने के लिए कोई अलग से लंग्स है, गिल्स है, ऐसी कोई चीज नहीं है, बल्कि त्वचा की सहायता से, नम त्वचा की सहायता से ही गैसों का आदान प्रदान करता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है। तो केंचुए में श्वसन अंग है। प्रश्न आ जाए, केंचुए में श्वसन अंग क्या है? तो आप कहेंगे श्वसन अंग है नम त्वचा। क्या है? नम त्वचा। क्लियर? केंचुए में क्लोरेगोजन कोशिकाएं देहगुह्य द्रव में पाई जाती है, जो दो कार्य करती है। क्लोरेगोजन कोशिका के कार्य क्या है? क्लोरेगोजन कोशिका ये क्या कार्य करती है? ये दो कार्य करती है बालकों। पहला कार्य भोजन संचय, जैसे हमारा लीवर भोजन का संचय करता है, हमारा लीवर ग्लाइकोजन का संचय करता है। ग्लाइकोजन का, किसका संचय करता है? और केंचुए में ये क्लोरेगोजन कोशिका भी भोजन का संचय करती है। दूसरा उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण। दूसरा क्या कार्य है? उत्सर्जी पदार्थ निर्माण। उत्सर्जी पदार्थ के निर्माण का कार्य करता है, तो यकृत की भांति कार्य करती है क्लोरेगोजन कोशिका। ये देहगुह्य द्रव में पाई जाती है। तो प्रश्न ये उठा कि देहगुह्य द्रव के कार्य बताइए। पहला काम, ये द्रव स्थितिक कंकाल का कार्य करता है। दूसरा काम, ये त्वचा को नम बनाए रखता है, जिससे श्वसन होता है। तीसरा काम, इसमें क्लोरेगोजन कोशिका है जो यकृत की भांति कार्य करके क्या काम करती है? भोजन संचय और उत्सर्जी पदार्थ के निर्माण का कार्य करती है। और चौथा, इसमें क्या होता है? फेरेटिमा में इस द्रव की वजह से शरीर चमकदार दिखाई देता है। इसके अलावा अमीबोसाइट कोशिकाएं हैं। अमीबोसाइट कोशिकाएं जीवाणुविक भक्षण का कार्य करती है। तो ये आप देहगुह्य द्रव के कार्य ध्यान रखेंगे। तो अब आगे हम देखेंगे केंचुए में पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है। पाचन तंत्र के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इस डायग्राम से पहले मेन चीजें देख लीजिए कि पाचन तंत्र में क्या क्या चीजें हैं और कौन सा भाग किस किस प्रकार से पढ़ना है। केंचुए का पाचन तंत्र शरीर की पूरी लंबाई में पाया जाता है। जैसे पेन के अंदर रिफिल होती है, पेन के अंदर एक खोखली रिफिल होती है ना, पेन भी खोखला, रिफिल भी खोखली, पेन के अंदर रिफिल। वैसे देखिए केंचुए की ये देह भित्ति है और इस देह भित्ति के अंदर ये नली की तरह आहारनाल है। ऐसे लग रहा है इस बड़े पेन में रिफिल डाल दी किसी ने, है ना। इसलिए हम कहते हैं केंचुए का शरीर नली के भीतर नली के समान होता है। केंचुए का शरीर नली के भीतर नली के समान होता है। नली के भीतर नली। केंचुए का शरीर नली के भीतर नली के समान होता है। केंचुए की आहारनाल में कौन कौन से अंग है? सबसे पहले है मुख व मुख गुहा। दो प्रश्न, केंचुए के प्रथम खंड को क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम। प्रो मत बोल देना, पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम पहले खंड का क्या नाम है? तो पेरिस्टोमियम जो पहला खंड है, उसी के सिरे पर मुख गुहा पाई जाती है। और पेरिस्टोमियम के आगे एक तुंडनुमा संरचना है, उसका क्या नाम है? प्रोस्टोमियम। ये देखो, ये प्रोस्टोमियम दिख रहा है, ये प्रोस्टोमियम है और पहला खंड पेरिस्टोमियम है। ये पेरिस्टोमियम है पहला खंड, प्रोस्टोमियम है तुंडनुमा संरचना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, प्रोस्टोमियम के क्या कार्य है? हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। बताइए प्रोस्टोमियम के क्या कार्य है? दो कार्य है। पहला, ये प्रकाश संवेदना का कार्य करता है, अर्थात केंचुए की आंख है ये प्रोस्टोमियम। दूसरा, ये बिल खोदने का कार्य भी
करता है। पहला तो क्या काम करता है, प्रकाश संवेदी है, केंचुए की आंख है, और दूसरा कार्य ये क्या करता है, बिल खोदने का कार्य भी करता है। क्या कार्य करता है, बिल खोदने का कार्य भी करता है। अच्छा, तीसरा देखो, मुख गुहा और मुख पाए जाते हैं पहले, दूसरे और तीसरे खंड में। कहां है ये, पहले, दूसरे और तीसरे खंड में। हालांकि पहले, दूसरे, तीसरे में पट नहीं होते, 1 से 3 खंड, 1 से 3 खंड में मुख व मुख गुहा पाई जाती है। क्लियर, क्लियर है ये बात। दूसरी, इसमें दूसरी संरचना है जिसका नाम है ग्रसनी। ग्रसनी कौन से खंड में पाई जाती है, ग्रसनी चौथे खंड में पाई जाती है। खंड रट लो इनके, ग्रसनी कौन से खंड में पाई जाती है, ग्रसनी चौथे खंड में पाई जाती है। ग्रसनी चौथे खंड में पाई जाती है। क्लियर है। ग्रसनी क्या कार्य करती है, इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, इसे पाचक एंजाइम निकलते हैं। अच्छा, अब देखो 1 से लेकर 4 खंडों में पट नहीं होते, और पहला पट कहां है, चौथे और 5वें के बीच में ये पहला पट है। समझ में आ रही है बात। अब देखो 6ठे, 7वें, 8वें में एक भाग है जिसका नाम है ग्रसिका। ग्रसिका कहां है, 6ठे से लेकर 8वें खंड में है। ग्रसिका कहां है, 6ठे से लेकर 8वें खंड में ग्रसिका पाई जाती है। ये देखो, ये ग्रसिका है, लंबी नली, है ना। अरे है या नहीं है, कोई दिक्कत। 6ठे, 7वें बोलेंगे आप इसको, 6ठे, 7वें। इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, 5, 6, 7। चौथा भाग है जिसका नाम है ग्रसिका। ग्रसिका के बाद में है पेशनी। प्रश्न आ जाता है, पेशनी कौन से खंड में है, 8वें खंड में पेशनी पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8वें खंड में क्या पाई जाती है, पेशनी में वर्तुल पेशी स्तर अधिक विकसित है। अधिक विकसित है। यह भाग भोजन का यांत्रिक पाचन करता है। पेशनी क्या कार्य करती है, इसमें वर्तुल पेशी स्तर अधिक विकसित होता है। यह भोजन के यांत्रिक पाचन करने का कार्य करती है। यांत्रिक पाचन, हम मुंह में दांतों से चबा देते हैं, वो यांत्रिक पाचन है। एंजाइम क्रिया करके पचाएं, वो रासायनिक पाचन है। समझ में आ गया। उसके बाद में है 5वां भाग है जिसका नाम है अमाशय। अमाशय की हम बात करें तो ये देखिए कहां से कहां तक है, 9 से 14 खंड में पाया जाता है। कहां से कहां है, 9वें से 13 या 14वें खंड तक पाया जाता है। 9वें से 13वें या 14वें खंड तक अमाशय पाया जाता है। अमाशय क्या कार्य करता है, अमाशय में 2 प्रकार के काम है। एक तो इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। अमाशय में क्या पाए जाते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। किसको, दूसरा, इसके अमाशय में कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती है। ये बात और लिखेंगे, क्या पाई जाती है, कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती है जो मिट्टी के ह्यूमिक अम्ल का उदासीन करती है। मिट्टी के ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करती है। मिट्टी के ह्यूमिक अम्ल को क्या करती है, ये उदासीन करने का काम करती है। कौन, कैल्सीफेरस ग्रंथियां। कौन करती है, कैल्सीफेरस ग्रंथियां। अमाशय में 2 प्रकार से पाचन होता है। एक तो इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है,
जो भोजन को पचाने का यानी प्रोटीन को पचाने का काम करती है। दूसरा, इसमें कैल्सीफेरस ग्रंथियां हैं जो मिट्टी के ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करने का कार्य करती है। क्लियर है? अब समझिए, अब इसमें शुरू होता है आंत्र। छठा भाग है जिसका नाम है आंत्र। अब आंत्र कहां से कहां तक है? आंत्र पाई जाती है, कुछ किताबों में तो लिखा हुआ है 14वें खंड से अंतिम खंड तक, और कई किताबों में क्या अंतिम 25 खंडों को मलाशय माना गया है। अंतिम 25 खंडों को क्या माना है? मलाशय। तो कईयों में तो है 14 से अंतिम तक, और कई जगह पे लिखा हुआ है 14 से लास्ट 25 खंड पूर्व, लास्ट 25 खंड पूर्व। कईयों में तो लिखा हुआ है 14 से अंतिम खंड तक, और या 14 से अंतिम 25 खंड पूर्व। ठीक है ना? लास्ट के 25 खंड पहले। अब यदि हम बात करें आंत की, तो आंत के 3 भाग है। आंत के कितने भाग है? उससे पहले आपको बता दूं कि 26वें खंड में एक संरचना है जिसका नाम है आंतरीय सिक्का। 26वें खंड में एक संरचना है जिसका क्या नाम है? आंतरीय सिक्का। तो प्रश्न यह आता है, आंतरीय सिक्का कहां पाया जाता है? ये 26वें खंड में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? 26वें खंड में पाया जाता है आंतरीय सिक्का। क्या है? आंतरीय सिक्का। क्लियर? ये 26वें खंड में है, जिसको हम कहते हैं आंतरीय अंधनाल, या इसका नाम है इंटेस्टाइनल सिक्कम। क्लियर? अच्छा, अब देखो केंचुए की जो आहारनाल है ऐसे लंबी है, मान लो, तो ये आहारनाल बनाइए। इसके अंदर की दीवार है ना ऐसे एकदम फोल्डेड वाली है। अंदर की दीवार कैसी है? फोल्डेड है, मतलब दीवार एकदम प्लेन नहीं है। आहारनाल के अंदर, आहारनाल के अंदर की दीवार एकदम प्लेन नहीं है, बल्कि उसमें वलन पाए जाते हैं। वलन मतलब फोल्डेड, फोल्ड होते हैं ना, फोल्ड। भाई एक तो आप चादर को सीधा बिछा दो, एक यूं सिमटी हुई सी पड़ी है, बिखरी हुई सी पड़ी है, उसमें जगह जगह पे फोल्ड पड़ गए। वैसे ही आहारनाल में भी फोल्ड है, और इन फोल्ड या वलनों के कारण, वलन, इन वलनों के कारण क्या है? अवशोषण क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? अवशोषण क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और एक बड़ा सा वलन पाया जाता है आहारनाल में। इसकी दीवार में देखो एक बड़ा सा वलन है। इस बड़े से वलन का नाम है टिफ्लोसोल। एक बड़ा सा वलन पूरी आहारनाल में ही है, उसका क्या नाम है? टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल क्या चीज है? टिफ्लोसोल है आंत्र का एक बड़ा वलन। आंत्र की दीवार में एक बड़ा वलन है जिसका नाम है टिफ्लोसोल। प्रश्न ये उठता है, टिफ्लोसोल कहां से कहां तक पाया जाता है? तो ये ध्यान रखना, 26वें खंड से शुरू होता है, लास्ट 25 खंड पूर्व। लास्ट के 25 खंडों में टिफ्लोसोल नहीं है। बाकी आप यदि देखें तो 26वें खंड से शुरू होकर पूरी आहारनाल में टिफ्लोसोल पाया जाता है, पूरी आंत्र में टिफ्लोसोल पाया जाता है। तो टिफ्लोसोल क्या कार्य करता है? अवशोषण सतह को बढ़ाता है, अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाता है। प्रश्न ये उठता है, टिफ्लोसोल कौन से खंड में पाया जाता है? तो 26वें खंड से शुरू होता है और लास्ट 25 खंड पहले तक पाया जाता है। 26वें खंड से शुरू होता है और लास्ट 25 खंड पहले पाया जाता है। मिटा दूं ये, देखो, और लास्ट के जो 25 खंड है ये, इसको बोलते हैं मलाशय,
और मलाशय अंत में गुदा द्वार द्वारा बाहर खुलता है। इसके द्वारा? गुदा द्वार द्वारा बाहर खुलता है। तो आप सारे भाग देखिए। पहला भाग मुख है, मुख गुहा है, 1 से 3 खंड में पाई जाती है। उसके बाद में ग्रसनी है, क्या है? ग्रसनी है, ये कौन से खंड में है? चौथे खंड में है। उसके बाद में ग्रसिका है जो 5वें, 6ठे, 7वें खंड में है। 8वें खंड में ये जो संरचना है इसका नाम पेशनी है। पेशनी भोजन का यांत्रिक पाचन करती है। अमाशय 9 से 14 खंड में पाया जाता है। 9 से 14 खंड में क्या पाया जाता है? और 14वें खंड से आंत शुरू हो जाती है। और 26वें खंड पे 2 नई चीजें शुरू होती है। एक का नाम है आंतरीय सिक्का और एक इसके अंदर फोल्ड्स बन जाता है जिसका नाम है टिफ्लोसोल। क्या नाम है? टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल क्या है? आंत्र का एक वलन है। टिफ्लोसोल क्या कार्य करता है? ये अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करता है। देखिए ये पूरी कहानी नोट्स में आपके डिस्क्राइब की हुई है। बढ़िया तरीके से मैंने ये सारा मैटर डाला है। मुख गुहा 1 से 3 खंड में। हाँ, एक बात बतानी भूल गया कि जो इसकी मुख गुहा होती है उसमें पेशियां हैं जिससे मुख गुहा पलट के बाहर निकल जाती है। मुंह से पलट के, आपके अंदर का मुंह पलट के बाहर नहीं निकलता ना, इसका मुंह बाहर निकल के जानवर को पकड़ लेता है, मिट्टी को पकड़ लेता है। ग्रसनी, ग्रसनी में लार स्त्रवित करने वाली क्रोमोफिल कोशिकाएं पाई जाती है। ग्रसनी कौन से खंड में है? चौथे खंड में। इसमें लार स्त्रवित करने वाली कोशिकाएं हैं। ठीक है। 6ठे से 7वें, 5वें, 6ठे, 7वें खंड में ग्रसिका होती है और ग्रसिका खुलती है पेशनी में। पेशनी की दीवार अत्यधिक मोटे स्तर की होती है। पेशनी 8वें खंड में पाई जाती है। पेशनी भोजन का यांत्रिक पाचन करती है। भोजन का यांत्रिक पाचन करती है। अमाशय 9वें खंड से शुरू होता है, 13-14 खंड तक होता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम छोड़ने वाली कोशिकाएं हैं जो प्रोटीन को पचाती है, और दूसरा कैल्सीफेरस ग्रंथियां हैं जो मृदा के ह्यूमिक अम्ल को उदासीन कर देती है। समझ में आ गई? अब है आंत। आंत लगभग 14वें, 15वें खंड से शुरू होती है और लास्ट के 20-25 खंडों को छोड़कर पूरे में आंत्र पाई जाती है। कई किताबों में लास्ट तक आंत ही बोली है, मलाशय नहीं बोला, और कईयों में ये लास्ट 25 खंडों में मलाशय बोला है। लास्ट 20-25 खंड में मलाशय है। 26वें खंड से आंत्र 2 अंधनाल द्वारा जुड़ी रहती है जिसे हम कहते हैं आंतरीय सिक्का। क्या बोलते हैं? आंतरीय सिक्का कौन से खंड में पाया जाता है? 26वें खंड में। आंतरीय सिक्का 26वें खंड में है। 26वें खंड में देखोगे आप आंत्र की दीवार में एक वलन उत्पन्न हो जाता है, बड़ा सारा। छोटे छोटे वलन तो है ही है, एक बड़ा वलन उत्पन्न हो जाता है और उसका नाम है टिफ्लोसोल।